नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ भी रहे हैं। बच्चों, आज का जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उसके दैनिक जीवन में आप बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। तो चलिए उस विषय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज हम कौन सा विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनका माप और आकार समान होता है। तो चलिए सोचते हैं ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं या कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनका माप और आकार समान होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हथेलियां। आप अपनी हथेलियां देखिए, क्या आपकी हथेलियां उनका माप और आकार समान है? हो सकता है किसी किसी केस में, रेयर केस में, कि हाथ बड़े या छोटे हो सकते हैं, बट ज्यादातर हमारे हाथ, ये हाथ इस हाथ के समान आकार और माप का होता है। अगर हम हाथों को जोड़ते हैं इस तरह से, नमस्ते करते हैं, तो आप देखिए कि इस हाथ के पीछे दूसरा हाथ नजर नहीं आ रहा और इस हाथ के पीछे दूसरा हाथ। तो इसका मतलब है ये हमारी दोनों हथेलियां समान आकार और समान माप की हैं। बच्चों, इसी प्रकार अगर आप डाइज यानी पासे का एग्जाम्पल लें तो आप देखते हैं कि जो पासे होते हैं, पासे यानी डाइज समान आकार और समान माप की होती हैं। तो मेरे पास ये 4 डाइज हैं जिनका आकार और माप समान है। इनका रंग अलग अलग है, हमें सिर्फ इनका आकार और माप देखना है। आज हम इन्हीं आकृतियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मैं लेती हूँ कि बिस्किट के पैकेट्स। आप देख रहे हैं मेरे पास एक ये बिस्किट का पैकेट है और एक ये बिस्किट का पैकेट है। मेरे पास 2 बिस्किट के पैकेट हैं। तो इन 2 बिस्किट के पैकेट्स में से मैं इनके बिस्किट्स निकाल लेती हूँ। पहले पैकेट में से मैंने ये बिस्किट निकाले। आप देख रहे हैं इनका आकार व माप समान है। तो अगर मैं एक बिस्किट के पीछे दूसरे बिस्किट को ऐसे रखती हूँ तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरे बिस्किट ले रही हूं मैं। ये बिस्किट और ये बिस्किट, ये एक दूसरे के ऊपर रखने पर पूरी तरह से ढक लेते हैं। अगर मैं इस तरह से करूं तो भी, और अगर आप देखेंगे कि आपको ये एक बिस्किट ही लगेगा इस तरफ से देखने पर, और इस तरफ से देखें तो भी एक बिस्किट लगेगा। पर अगर मैं इन अलग अलग बिस्किट को इकट्ठा करूं तो क्या ये समान माप और आकार के हैं? नहीं ना। तो एक ही बिस्किट के पैकेट में समान माप और आकार की बिस्किट आते हैं। बच्चों, ऐसे ही हमारी नोटबुक जो होती है या कॉपी होती है, आप कॉपी के या अपनी गणित की पुस्तक के ही पेजेस देखिए तो आप देखेंगे वो सारे के सारे पेज बराबर आकार और बराबर माप के होते हैं। कोई पेज बड़ा या छोटा नहीं होता। तो अगर बड़ा छोटा हो तो क्या होगा? वो पेज फट सकता है और वो एक रूपता नहीं आएगी उसमें। बच्चों, मेरे पास कुछ पेन है। इसमें मैं 2 पेन ले रही हूँ। आप ये पेन देख रहे हैं और ये पेन देख रहे हैं। तो इन दोनों पेनों में क्या ये दोनों समान आकार व माप के हैं? आकार तो समान लग रहा है, क्या माप समान है? देखिए, इस पेन की कैप जो है इस पेन की से छोटी है, और अगर मैं इस पेन को इस पेन के साथ तुलना करती हूँ तो देखिए ये पेन छोटा है इस पेन से। तो ये समान आकार व माप के नहीं है। जबकि मैं एक और पेन लेती हूँ, अब देखिए क्या ये समान आकार व माप के हैं? जी, अब ये समान आकार व माप के हैं। जो कार्ड्स देखे हैं आपने, तो कार्ड्स में भी सभी कार्ड्स समान आकार व समान माप के होते हैं। तो बच्चों, ऐसी आकृतियां जिनका माप और आकार समान हो, जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें एक दूसरे के ऊपर रखने पर, ऐसी आकृतियों को हम कहते क्या हैं? बच्चों, ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां या वस्तुएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं, रेखाखंडों की सर्वांग समता,
अन्य आकृतियों की सर्वांग समता। तो बच्चों अब सर्वांग समता आपको समझ आ गया है। अब इसके बाद अब दोबारा एक बार देखते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां कौन सी हैं। अब आप इसको ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि और ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो सर्वांगसम हैं। तो देखते हैं। तो बच्चों अब जो हम उदाहरण लेने जा रहे हैं, आप उन्हें अगर देखें तो इसमें हमने 2 10 रुपए के सिक्के, 2 5 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए के और 2 2 रुपए के सिक्के लिए हैं। अगर मैं इस 1 रुपए के सिक्के को 10 रुपए के सिक्के के ऊपर रखती हूँ तो आप देखेंगे कि ये सिक्का इस सिक्के को पूरी तरह से नहीं ढक पा रहा। फिर मैं इस 1 रुपए के सिक्के को 5 रुपए के सिक्के के ऊपर रखती हूँ। अब देखिए, क्या इनका माप समान है? नहीं। अब मैं रखती हूँ वापस से 1 रुपए के सिक्के के ऊपर। अब आप देख रहे हैं इस 1 रुपए के सिक्के ने दूसरे 1 रुपए के सिक्के को पूरी तरह से ढक लिया है। तो इसी प्रकार अगर मैं 2 रुपए का सिक्का 10 रुपए के सिक्के के ऊपर रखती हूँ तो देखिए इनका माप समान नहीं है, आकार चाहे इनका समान है। इसी प्रकार 5 रुपए के ऊपर रखा तो 5 रुपए के सिक्के में क्या हुआ, 5 रुपए के सिक्के का माप छोटा है 2 रुपए के सिक्के से। इसी प्रकार से ये 1 रुपए के सिक्के पर नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो ये ढक नहीं पाएगा इसको पूरा, 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए के सिक्के को। तो ये जब 2 रुपए के सिक्के के ऊपर आएगा तो इसको पूरी तरह से ढक लेगा। ऐसे ही 5 का सिक्का 5 को पूरी तरह से, 10 का सिक्का 10 को पूरी तरह से ढक लेता है। यानी ये समान माप और समान आकार के हैं। बच्चों इसी प्रकार से अगर हम ये 500 रुपए का नोट ले रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर एक 100 रुपए का नोट रखूं तो आप देखते हैं कि इसने इसको पूरी तरह से नहीं ढका हुआ। और अगर मैं इसके ऊपर 5 रुपए का नोट रख दूं तो वो उससे भी छोटा है, उसका माप छोटा है। इसमें हम आकार देख रहे हैं और माप देख रहे हैं। आकार तो सबका समान है पर माप अलग अलग है। ऐसे ही 50 रुपए का नोट, तो आप देख रहे हैं 500 के नोट के ऊपर अगर हमने 100 का नोट रखा तो उनका माप समान नहीं था। तो 500 का नोट जो है वो 500 के नोट को ही पूरी तरह ढकता है क्योंकि उनका माप और आकार समान है। ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं। बच्चों इसके बाद अब हम अगले एग्जाम्पल लेंगे। अब हम 2 डी ले रहे हैं प्रोटेक्टर। इन 2 डी में देखिए इनका माप और आकार समान है। तो मैं अगर इसके ऊपर ये डी के ऊपर ये डी रखती हूँ तो इसने इसको पूरी तरह से ढक लिया है। तो ये भी समान माप और समान आकार की हुई। बच्चों इसके बाद हम लेते हैं टिकटों का एग्जाम्पल। अगर आप 2 टिकटें लेते हैं तो आप इस चित्र में देख रहे हैं 2 टिकट हैं। अगर हम इनको एक के ऊपर एक को रखें तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी। तो ये भी सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण हैं। तो बच्चों अब आपने देखा कि ये वस्तुएं सर्वांगसम थी। तो सर्वांगसमता का क्या अर्थ निकला कि 2 वस्तुएं या आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि दोनों एक ही आकार और माप की हों। सर्वांगसम वस्तुएं या आकृतियां एक दूसरे की प्रतिलिपि या अक्स होती हैं। बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी होती हैं। प्रतिलिपि मीन्स कार्बन कॉपी या अक्स। तो इसको हम सर्वांगसमता को प्रतिलिपि या अक्स भी कह सकते हैं, एक वस्तु का अक्स या प्रतिलिपि। और 2 वस्तुओं के सर्वांगसम होने के संबंध को हम सर्वांगसमता कहते हैं। तो बच्चों सर्वांगसमता क्या होती है? यदि 2 आकृतियां या वस्तुएं माप व आकार में समान हों तो वे आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। और इन सर्वांगसम आकृतियों के बीच के संबंध को हम सर्वांगसमता कहते हैं। बच्चों हमने पढ़ा कि अगर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है, जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखते हैं तो वो अगर उसको पूरी तरह से ढक लेती है दोनों तरफ से देखने पर, तो वो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। और ऐसी आकृतियों के बीच के संबंध को हम सर्वांगसमता कहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि सर्वांगसमता को दर्शाने के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं। तो बच्चों
सर्वांग समता को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगर दो आकृतियां सर्वांग सम आती हैं तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो आगे जो दो आकृतियां या दो वस्तुएं हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे उसमें उनके बीच में हम ये चिन्ह दर्शाएंगे। इसका मतलब होगा कि उनका माप व आकार समान है। बच्चों, अब हम कुछ आकृतियां लेंगे और उनमें चेक करेंगे कि या वो आकृतियां सर्वांग सम हैं एक दूसरे के या नहीं। तो मैं इसमें कुछ आकृतियां ले रही हूँ। तो उन आकृतियों में हम क्या करेंगे, या तो उन्हें देखकर तुलना कर हम उनको देख सकते हैं कि वो सर्वांग सम है या नहीं है, या हम उनको ट्रेस करके, एक आकृति को ट्रेस करके ट्रेसिंग पेपर से दूसरे के ऊपर रख के, आकृति के ऊपर रख के चेक कर सकते हैं क्या वो एक दूसरे के सर्वांग सम है या नहीं। तो देखते हैं कि आकृतियां सर्वांग सम किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अगर वस्तुएं हैं एक दूसरे के ऊपर रख के देख सकते हैं, अगर वस्तुएं नहीं है तो हम उनको ट्रेस करके, जैसे अब ये आकृति है, एक आकृति को मैं इसमें से सब में से ट्रेस कर लेती हूँ। ये आकृति ट्रेस कर ली मैंने। इसके बाद अगली, उसके बाद अगली, फिर अगली आकृति। तो इन आकृतियों को मैं इन आकृतियों पर रखकर देखती हूँ क्या ये एक दूसरे की प्रतिलिपि कॉपी हैं। तो पहली आकृति देखिए, ये है। दूसरी आकृति इस आकृति के अक्ष को दर्शा रही है, ये भी है। इसके बाद इस आकृति को चेक करते हैं। ये आकृति देखिए, ये भी इसके समान आकार और समान माप की है, तो ये भी सर्वांग सम हुई। अब हम देखते हैं ये आकृति और ये आकृति, नहीं, ये सर्वांग सम नहीं है। तो इनमें से हमारे पास आई ये आकृति सर्वांग सम है, ये पर ये सर्वांग सम नहीं है क्योंकि इनका माप समान नहीं है, आकार एक जैसा है। ये हम बिना ट्रेस किए भी बता सकते हैं, पर कुछ आकृतियों में थोड़ा बहुत कम ज्यादा माप होता है, तो उसमें हमें एक दूसरे पर रख के या उनको स्केल से भी माप सकते हैं आप, या उनकी कार्बन कॉपी या कटिंग लेके भी आप चेक कर सकते हैं। आगे है इसके बाद ये आकृतियां, आप इनमें देख के ही बता सकते हैं इनका आकार समान है पर ये अलग अलग माप की हैं, तो ये सर्वांग सम नहीं है। ये दोनों समान माप की हैं तो ये सर्वांग सम है। ये दोनों, इनका चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें देख के ही पता चल रहा है ये सर्वांग सम नहीं है, ये भी सर्वांग सम नहीं है। और ये आकृतियों में हम कह सकते हैं ये आकृति इस आकृति के सर्वांग सम थी, ये आकृति इस आकृति के सर्वांग सम थी, ये आकृति इस आकृति के सर्वांग सम थी, इसके सर्वांग सम नहीं आ रही। तो बच्चों, अब इसके बाद हम करेंगे रेखाखंडों की सर्वांग समता। रेखाखंडों की सर्वांग समता, जब दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो, जब दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो, तो वे
रेखाखंड सर्वांग कहलाते हैं। तो बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें दो रेखाखंड दे रखे हैं AB और रेखाखंड PQ। इन दोनों की लंबाई 6-6 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं दोनों की लंबाई बराबर है। तो इससे क्या आएगा आपके पास, रेखाखंड AB बराबर रेखाखंड PQ। तो अगर इनकी लंबाई बराबर है तो हम इन रेखाखंडों को सर्वांग समता के चिन्ह से शो कर सकते हैं कि रेखाखंड AB सर्वांग सम है रेखाखंड PQ के। तो बच्चों अब हम चेक करते हैं कुछ रेखाखंडों की मदद से कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं है। अगर हमें उनकी लंबाई ज्ञात ना हो तो हमें बिना लंबाई के कैसे चेक करना है कि ये रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उनकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम रेखाखंडों को सर्वांग सम कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों अब हमने कुछ रेखाखंड लिए हैं जिनकी लंबाई ज्ञात नहीं है। तो इनकी तुलना करके हमें बताना है कि कौन कौन से रेखाखंड सर्वांग सम है। तो हम डिवाइडर से इनकी तुलना करेंगे। इसमें हमें डायरेक्ट डिवाइडर से तुलना करके हम बता सकते हैं कि ये रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं। तो AB और CD की तुलना की मैंने, तो देखिए AB और CD बराबर नहीं है, ये तो देख के भी पता चल रहा है। उसके बाद PQ चेक करते हैं। तो बच्चों देखिए ये PQ बराबर आ चुका है इसमें, देखिए तो AB और PQ बराबर आ रहे हैं। रेखाखंड AB बराबर PQ, तो यहां से आ गया रेखाखंड AB सर्वांग सम है रेखाखंड PQ के। इसके बाद फिर से CD पे आते हैं। PQ के साथ और चेक कर लेते हैं कोई और रेखाखंड इनके बराबर है। नहीं, ये रेखाखंड भी इसके बराबर नहीं है, ये रेखाखंड भी बराबर नहीं है और ये रेखाखंड भी बराबर नहीं है। अब हम चेक करते हैं CD के बराबर, RS CD के बराबर नहीं है, KR ये भी CD के बराबर नहीं है, OL ये भी CD के बराबर नहीं है। फिर हम चेक करते हैं NP, ये भी CD के बराबर नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं RS। तो देखिए RS, इसकी तुलना हमने की NP से, ये बराबर नहीं है। KR से तुलना करते हैं इनकी, तो देखिए ये बराबर आ गए हैं। तो रेखाखंड RS बराबर आया है रेखाखंड KR के। तो इसका मतलब है RS रेखाखंड सर्वांग सम है KR के रेखाखंड के। अब हम चेक करते हैं NP रेखाखंड। बच्चों ये है NP रेखाखंड की लंबाई। तो OL से तुलना करते हैं इसकी, तो देखिए ये बराबर आ रहे हैं। रेखाखंड NP बराबर आ रहा है रेखाखंड OL के। तो इसका अर्थ है बच्चों कि NP रेखाखंड जो है वो सर्वांग सम होगा रेखाखंड OL के। तो ये हमने तुलना की डिवाइडर से और हमने बताया कि कौन कौन से रेखाखंड सर्वांग सम हैं। बिना लंबाई ज्ञात किए हमने सिर्फ तुलना करके, डिवाइडर से तुलना करके हमने ये बताया। बच्चों अब हम कुछ और रेखाखंड लेने जा रहे हैं और उसमें हम पैमाने से या स्केल से चेक करेंगे कि इनकी लंबाई कितनी है। फिर तुलना करेंगे कि ये रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं। तो बच्चों हमने स्केल से माप के इनकी लंबाइयां यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो अब लंबाई अगर समान दे रखी है, अगर नहीं भी दे रखी लंबाई अज्ञात भी होती है, हम स्केल से मेजर करके इनकी लंबाइयां लिखेंगे। उसके बाद हम फिर से इनकी तुलना करेंगे। देखिए AB सर्वांग सम है PQ के, क्योंकि इन दोनों की लंबाई है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद NP और OL की लंबाई 27 सेंटीमीटर है, तो दोनों सर्वांग सम हो गए। उसके बाद RS और KR ये सर्वांग सम है क्योंकि इनकी लंबाइयां बराबर हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं फिर से AB सर्वांग सम PQ, क्योंकि इन दोनों की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। उसके बाद NP
सर्वांग है किसके, OL के, और RS सर्वांग है KR के। ये रेखाखंड हमने देखे कि ये सर्वांग थे, तो हमें अगर लंबाई दी हो तो हम किस प्रकार से इनकी तुलना करते हैं, और अगर लंबाई नहीं भी दी तो स्केल या डिवाइडर से हम उनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं। स्केल से हम मेजर करके लिख सकते हैं और उसके बाद उनकी तुलना कर सकते हैं, और डिवाइडर से डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं कि यदि हमें कोई एक रेखाखंड दिया हो तो उसके सर्वांग हम दूसरा रेखाखंड कैसे खींच सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रेखाखंड ले लिया AB, अब इसके सर्वांग मुझे एक रेखाखंड खींचना है, तो किस मेथड से खींच सकते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, स्केल लेंगे और स्केल की मदद से हम देखेंगे कितने सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा, ये 21.2 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पे भी ये खींच दिया। ये आ गया आपके पास CD। तो हमने इस तरह से ये ले लिया कि AB के सर्वांग रेखाखंड CD। बच्चों इसको हम डिवाइडर की मदद से या प्रकार की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे हम एक रेखाखंड ले रहे हैं ये PQ, तो इसके सर्वांग हमें अन्य रेखाखंड खींचना है, तो हम डिवाइडर लेते हैं। देखिए ये दो बिंदु आए डिवाइडर पे, तो हम यहाँ पे ये बिंदु शो कर सकते हैं और इनको हम स्केल से मिला देते हैं। या प्रकार रख के, एक बिंदु पे प्रकार रख के दूसरे पे आप निशान लगा सकते हैं, उससे भी आप ये रेखाखंड खींच सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास दूसरा रेखाखंड, इसको हम नाम दे देते हैं TS। तो ये लंबाई में बराबर आ गए, तो यहां से हो गया PQ सर्वांग TS रेखाखंड के, और यहाँ AB सर्वांग CD रेखाखंड के। तो बच्चों अगर आप प्रकार पेंसिल से करते हैं तो प्रकार रखेंगे इस बिंदु पर, और यहां तक अपनी प्रकार की त्रिज्या ले लेंगे। उसके बाद उतनी खुली प्रकार से यहाँ मार्क करेंगे और इस TS रेखाखंड को खींच लेंगे। तो ये होता है कि अगर हमें एक रेखाखंड दिया हो तो हम उससे दूसरा सर्वांग रेखाखंड कैसे खींच सकते हैं जो पहले के सर्वांग हो, पहले रेखाखंड के सर्वांग दूसरा रेखाखंड। तो बच्चों अब इसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसमें हम रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता देखेंगे। तो बच्चों अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं हमें एक घनाभ दिया हुआ है, घनाभाकार आकृति दी हुई है। इसमें से हमें रेखाखंडों की तुलना करनी है जो समान है, जो सर्वांग है। तो हम इसको भी डिवाइडर से करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है AB रेखाखंड के सर्वांग कौन सा रेखाखंड है। इसमें हमें डैश में दे रखा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चेक करना है। पहले हम चेक करते हैं AB की लंबाई। तो AB की लंबाई बच्चों ये आ रही है। अब हम चेक करेंगे क्या CD इसके बराबर है। AB की लंबाई ये आ रही है, तो अब चेक करते हैं क्या CD इसके बराबर है। CD इसके बराबर आ गया, तो मतलब ये इसके सर्वांग है। उसके बाद है HE CD के भी सर्वांग है। चेक करते हैं क्या CD और HE बराबर है। उसके बाद HE के सर्वांग आगे, और मतलब ये चारों एक इकट्ठे बराबर, ये इसका मतलब है कि ये चारों बराबर है। तो चौथी हमने ये इसमें देखनी है रेखाखंड कौन सा है। इसका मतलब ये है कि HE CD के भी सर्वांग है और CD AB के भी, और ये तीनों आपस में भी सर्वांग है। अब हम एक और रेखाखंड देख रहे हैं जो इनके सर्वांग हो। हमने लिया AB CD HE। अब हम देखते हैं इसके पैरेलल समांतर GF चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए ये भी बराबर आ रहा है, तो यहां से आ गया HE के बराबर GF, HE के बराबर CD, CD के बराबर AB। तो ये चारों आपस में बराबर भी हैं और सर्वांग भी है। उसके बाद है नेक्स्ट EA देखिए कहां पे है EA, ये रहा EA। तो इसको हम माप लेते हैं इससे। तो देखिए बच्चों ये आ गया EA। तो EA की लंबाई हम तुलना करते हैं, EA के बराबर कौन कौन से रेखाखंड हैं। देखिए FD है,
EA के बराबर FD है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है EA के बराबर FD। और देखते हैं हम, इनके समांतर है ये रेखाखंड, तो हम चेक करते हैं HB, तो यहाँ आ जाएगा HB EA के बराबर है, और बराबर है तो सर्वांगसम भी है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये तीनों सर्वांगसम हुए। उसके बाद इसके पैरेलल समांतर ये रेखाखंड GC, ये चेक करते हैं हम, तो बच्चों ये भी बराबर आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा GC। उसके बाद AD चेक कीजिए, इसमें AD कहां पे है, ये रहा AD, तो हम AD मापते हैं कितना है, ये रहा AD। फिर हम मापते हैं इसके समांतर BC, ये देखिए BC भी इसके बराबर आ रहा है। AD के समांतर AD के बराबर BC आ रहा है, तो AD सर्वांगसम हो गया BC के। HG ऑलरेडी इसके सर्वांगसम दे रखा है, तो मतलब HG इसके भी बराबर होगा, आप देख सकते हैं HG इसके भी बराबर है। इसी तरह से अब हम EF चेक करते हैं बच्चों, तो देखिए ये EF भी इसके बराबर आ गया है। तो ये हुए हमारे पास सर्वांगसम रेखाखंड। तो हमने ये डिवाइडर से इस आकृति में चेक कर लिया कि कौन कौन से रेखाखंड सर्वांगसम है। ये चारों आपस में भी सर्वांगसम है, इसी तरह से ये चारों एक दूसरे के सर्वांगसम है, इसी तरह से ये। बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें है सत्य असत्य चुने। तो आप देख रहे हैं इस रेखा पर हमने अलग अलग बिंदु लिए हैं, समान दूरी पर लिए हैं। आप देख रहे हैं इसमें 0, 1, 2, तो इनका अंतर 1, 1 का है। तो इसमें हमें चेक करना है कि जो नीचे दिए हुए हैं रेखाखंड सर्वांगसम में, कि सत्य है या नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले NP। देखिए NP में एक मात्रक, मतलब इनके बीच की दूरी एक मात्रक है। और अगर मैं देखूं RT में 1, 2, तो क्या ये बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है, तो ये आएगा असत्य। बच्चों आप इसको डिवाइडर से भी चेक कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आप डिवाइडर से चेक करते हैं तो देखिए ये है 2 मात्रक, 2 यूनिट, और ये 1 मात्रक, तो ये बराबर तो वैसे ही नहीं आ रहा। उसके बाद QR और TU। QR, ये है QR, देखिए इसमें 1 मात्रक है, इसमें 1 यूनिट है। उसके बाद TU में भी 1, 1 का अंतर है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये सर्वांगसम है, तो ये आ गया सत्य। उसके बाद NR और RU। NR, तो बच्चों NR में देखिए 1, 2, 3 का अंतर है, और RU में भी 1, 2, 3 का अंतर है, तो ये भी सत्य है क्योंकि ये बराबर आ चुके हैं। उसके बाद NS और QT। NS देखिए ये रहा NS, इसमें कितने का अंतर है, देखिए 1, 2, 3, 4 का गैप, इसमें ये 4 मात्रक के बराबर है। जबकि QT किसके बराबर है? QT बराबर है 1, 2, 3 मात्रक के, तो ये 4 मात्रक के बराबर है और ये 3 मात्रक के बराबर है, तो ये असत्य आएगा। इनको आप डिवाइडर से या अपनी प्रकार पेंसिल से भी चेक कर सकते हैं और स्केल से भी चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन से रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं है। हम कैसे चेक कर रहे हैं? हम उनकी लंबाई चेक कर रहे हैं, क्या उनकी लंबाई बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो बच्चों ये था कि हमने सत्य और असत्य कैसे इसमें देखा। तो बच्चों आपने आज सर्वांगसम आकृतियों के बारे में, सर्वांगसम रेखाखंडों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा और आप इसका घर पे भी अभ्यास करेंगे। बच्चों आप अपनी कार्य पुस्तिका से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, गणित की पुस्तिका से भी अभ्यास कार्य कर सकते हैं। बच्चों अंत में थोड़ा सा अभ्यास कार्य आपको और दिया जा रहा है, आपने उसको भी करना है। तो इसी आशा के साथ कि आप ये अभ्यास कार्य करेंगे और जो आज आपको समझाया गया है उसको दोहराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।